हेलो स्टूडेंट, हम सब पढ़ रहे थे बायोलॉजी में। बायोलॉजी का में फर्स्ट यूनिट जो है रिप्रोडक्शन वो समाप्त हो चुका है, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको हम लोग डील कर रहे हैं। उसके बाद से इनहेरिटेंस जो होगा, वंशागति, उसको डिटेल्स में पढ़ा जाएगा। तो आज एक पॉइंट्स है जो कि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि वंध्यता, इनफर्टिलिटी क्या है, इसके कारण क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब पात्र निषेचन क्या है, शिशु प्रगनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। इसके अंतर्गत हम लोग इन सभी पॉइंट को देखेंगे और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ठीक से समझ के पढ़ें। देखिए, पहला बात है कि वंध्यता क्या है, इनफर्टिलिटी। पहले इससे पहले हम जानते हैं कि शिशु जन्म लेने के लिए नर युग्मक यानी कि शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का निषेचन आवश्यक है। इनके निषेचन के फलस्वरूप फैलोपियन नलिका में क्या बनता है, युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है। और ये जाइगोट, इस जाइगोट में क्या होता है, विभाजन शुरू होता है, समसूत्री विभाजन। विभाजन के फलस्वरूप ये क्या दो भाग में बढ़ता है। पहले विभाजन में इस भाग को ब्लास्टोमियर कहा जाता है। एक बार और विभाजन होगा तो कितने हो जाएंगे, 4 भाग में। उसके बाद कितना, 8, उसके बाद 16। ऑब्जेक्टिव में पूछा भी था कि 32 ब्लास्टोमियर के लिए कितने बार विभाजन की प्रक्रिया होगी। तो जो इनमें विखंडन होता है उसके बाद जो पार्ट्स बनते हैं, भाग बनते हैं, उनको ब्लास्टोमियर कहा जाता है। और ये जो युग्मनज होते हैं ये भ्रूण के रूप में विकसित होते हैं और गर्भाशय में अंतः दीवारों पर स्थापित होते हैं, जहाँ पे शिशु वृद्धि करता है और संवर्धकता की अवधि जो है 9 महीने की चलती है। उसके बाद से शिशु जन्म लेता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। मुख्य पॉइंट जो है वो वंध्यता है। वंध्यता हम लोग आज पढ़ना है। तो देखिए, अगर असुरक्षित सहवास के बावजूद दंपति शिशु को जन्म नहीं दे पाते हैं तो ऐसे दंपति को बंध्य दंपति तथा इस अवस्था को वंध्यता कहा जाता है। असुरक्षित सहवास यानी कि असुरक्षित यौन संबंध का मतलब कि दंपति चाहते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया हो, उसके बावजूद भी निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, तो इसे क्या कहते हैं, वंध्यता कहा जाता है। तो इसका कारण क्या है, हमारे देश में मुख्यतः स्त्रियों को दोष दिया जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये दोष किसी में भी हो सकता है। तो कारण में हम देख सकते हैं, कारण मान लेते हैं पुरुषों में कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पुरुषों में हो सकता है कि शुक्राणु बहुत कम बने या नहीं बने। शुक्राणु कम बने या नहीं बने, नहीं बनना या नहीं बने। दूसरा हो सकता है कि शुक्राणुओं के जो आकार होंगे वो हो सकते हैं अनियमित हो, जिस कारण क्या हो, इनकी गतिशीलता क्या हो जाती है, घट जाती है। शुक्राणुओं में के आकार में गड़बड़ी, इससे क्या होता है, गतिशीलता उनकी घट जाती है। तीसरा बात है कि ये अंडवाहिनी तक पहुंच करके निषेचित नहीं हो पाते हो, तो मतलब इनमें उर्वरता की कमी हो। में उर्वरता की कमी, ये सब पुरुषों में वंध्यता के कारण हो सकते हैं। और ये होता क्यों है, बहुत सारे रीजन है। उम्र बढ़ने पर, अल्कोहलिक पदार्थों के बहुत अधिक सेवन करने पर, गंभीर चोट लगने पर, या कुछ औषधियां हैं जिनका उपयोग करने पर, जैसे कैंसर वगैरह के रेडिएशन वगैरह कारण भी क्या होते हैं, शुक्राणु नष्ट होने लगते हैं। या बहुत से गलत तौर तरीके से कारण भी क्या होते हैं, शुक्राणु को की कमी आती है या वंध्यता आ जाती है पुरुषों में। अब रहा बात, देखते हैं क्या स्त्रियों में कौन कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, कारण। तो स्त्रियों में देख लेते हैं,
स्त्रियों में बंध्यता के कारण देखिए, हो सकता है कि अंडाणु नहीं बनते हो, माने अंडाशय में प्रॉब्लम हो, अंडाशय में समस्या हो सकता है। अंडवाहिनी यानी फेलोपियन नलिका क्या हो, बंद हो। तीसरा यूटेरस यानी कि गर्भाशय में समस्या तो ये सब भी बहुत सारे कारण से हो सकते हैं। तो देखिए, बंध्यता जो होता है, बंध दंपति में पति या पत्नी कोई भी इसका जवाबदेह हो सकता है, सिर्फ स्त्री को हम इसका जिम्मेदार नहीं कह सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी है कि बंध्यता के लिए क्या स्त्रियां ही जिम्मेदार हैं, कारण सहित लिखना है, तो लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों में से कोई भी इसका जिम्मेदार हो सकता है। तो स्त्रियों में बंध्यता जो है, हो सकता है कि अंडाशय में समस्या हो या अंडाणु नहीं बनते हो सकता है अंडवाहिनी बंद हो जिस कारण अंडाशय बनते हो लेकिन फेलोपियन नलिका तक नहीं पहुंच पाते हो सकता है कि गर्भाशय में समस्या हो। तो देखिए, इसका भी कारण है कि उम्र बढ़ने पर या बहुत अधिक वजन या बहुत कम वजन होने के कारण भी हो सकता है, बहुत से दवाओं के सेवन के कारण हो सकता है ना। तो इसके अब हम लोग बंध्यता का निवारण देखेंगे। कारण तो हम लोगों ने देख लिया, अब इसका निवारण क्या है इसको देखते हैं हम बंध्यता के निवारण। एक पॉइंट पढ़ लेते हैं हम, पाथेय निषेचन क्या है। तो शरीर के अंदर यानी गर्भ के अंदर जैसे स्थिति को बाहर विकसित करके नर युग्मक तथा मादा युग्मक के निषेचन की प्रक्रिया को पाथेय निषेचन कहा जाता है। अब ये पूछा भी था कि पाथेय निषेचन होता है शरीर के अंदर शरीर के बाहर, तो कहाँ लिखा जाएगा, शरीर के बाहर ही होता है। अब इससे विकसित जो होता है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि परखनली शिशु, परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, या बंध दंपतियों के लिए परखनली शिशु वरदान कैसे साबित हुआ है। तो पहले इसको हम देख लेते हैं कि परखनली शिशु है क्या। एक उचित परिस्थिति में प्रयोगशाला में नर युग्मक तथा मादा युग्मक को लेकर एक पात्र में निषेचित करके प्रारंभिक भ्रूण को गर्भाशय में या फेलोपियन नलिका में प्रवेश कराया जाता है और इससे उत्पन्न जो शिशु होते हैं उनको परखनली शिशु कहा जाता है। क्या लिखेंगे कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक को एक उचित माध्यम में प्रयोगशाला में ट्यूब में निषेचित करा करके प्रारंभिक भ्रूण को फेलोपियन नलिका या गर्भाशय में प्रवेश कराने पर जो शिशु जन्म लेते हैं उसको क्या कहा जाता है, परखनली शिशु कहा जाता है। परखनली शिशु का जो खोज किया था उन्होंने, जनक किसको बोलते हैं, प्रोफेसर रॉबर्ट एडवर्ड्स को। प्रोफेसर रॉबर्ट एडवर्ड्स, इन्होंने सबसे पहले परखनली शिशु को विकसित किया था। और परखनली शिशु द्वारा जो सबसे पहला जो जन्म लेने वाला था लुईस ब्राउन। इसके लिए प्रोफेसर रॉबर्ट एडवर्ड्स को परखनली शिशु विकसित करने के लिए प्रोफेसर रॉबर्ट एडवर्ड को नोबेल प्राइज भी दिया गया है। तो अब देखते हैं हम इसको, इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं। परिभाषा इसका लिख लेंगे कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक को उचित वातावरण में या गर्भ जैसे वातावरण में एक ट्यूब में निषेचित करा करके फेलोपियन नलिका या गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है, जहां भ्रूण जो होता है शिशु के रूप में विकसित होता है और जन्म लेता है। ऐसे शिशु को परखनली शिशु कहा जाता है। तो अब देखिए, जब निषेचन की प्रक्रिया कराई जाएगी तो इसमें दो पार्ट हम बांट देते हैं। पहले देख लेते हैं युग्मनज अंतः डिंब स्थानांतरण, डिंबवाहिनी स्थानांतरण। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन
ट्रांसफर। ये क्या है? होता क्या है, जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाए तो क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज जो कि एक कोशिकीय होता है और इसमें विखंडन होता है। अगर ये विखंडन हो करके 8 ब्लास्टोमियर तक अगर विकसित होता है, 8 ब्लास्टोमियर तक विकसित है, इसको बोलते हैं प्रारंभिक भ्रूण। प्रारंभिक भ्रूण। तो इसको क्या करते हैं, सीधे फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कराया जाता है, जिसको क्या कहता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। लेकिन अगर फैलोपियन नलिका में प्रॉब्लम हो तो क्या करते हैं, 8 ब्लास्टोमियर से अधिक क्या भ्रूण को विकसित किया जाता है और उसके बाद से सीधे उसको गर्भ में ट्रांसफर किया जाता है, जिसको कहा जाता है अंतःगर्भीय स्थानांतरण। अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण। इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर। तो ये दोनों पॉइंट है प्रश्नावली शिशु जो उत्पन्न होते हैं उस पर कि युग्मनज जो बनता है, अगर वो 8 ब्लास्टोमियर तक विकसित हो तो उसको सीधे फैलोपियन नलिका में प्रवेश कराते हैं, और 8 ब्लास्टोमियर से अगर अधिक विकसित होता है तो उसको सीधे गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है। इसको बोलते हैं अंडवाहिनी स्थानांतरण, अंत अंडवाहिनी स्थानांतरण, इसको बोलते हैं अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण। और भी बहुत सारे वंध्यता के निवारण हैं। अगर मान लीजिए कि पुरुष शुक्राणु उत्पन्न नहीं कर पाते हो तो दाता किसी दूसरे पुरुष का शुक्राणु को लेकर के फैलोपियन नलिका में प्रवेश कराया, निषेध कराया जाता है। और बहुत से हैं जो कि आपके नोटबुक में दिए गए हैं, आप पढ़ चुके हैं। इसको डिटेल्स में इसको ठीक से समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।